बात यहाँ पे चले थे हम लोग कि विद्यापति को लेके विद्वानों में अलग अलग मत हैं कि किसी ने कहा इनको कि ये जो हैं श्रृंगारिक कवि हैं, यानी श्रृंगार की कविता करते हैं। किसी ने कहा कि ये भक्त कवि हैं, भक्ति की कविता करते हैं, और किसी ने कहा कि ये ना भक्ति वाले हैं और ना ही श्रृंगारिक हैं बल्कि रहस्यवादी हैं। ठीक है, इसकी बात हुई थी। ठीक है, और जब हम बात कर रहे थे श्रृंगारिक कवियों के बारे में तो आपको दो नाम विशेष रूप से याद रखने थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़ा तीखा व्यंग्य भी करते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं कि उन्हें पहनकर किसी को भी आध्यात्मिक कहा जा सकता है। मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा व्यंग कर रहा है, और उन्होंने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि ही माना है। तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम याद रखना है। क्या मानते हैं? विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। भक्त कवि में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम याद रखना है, और श्रृंगार रहस्यवादी में आपको जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम याद रखना है ना? जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो श्रृंगारिक में एक और नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और कौन से डॉक्टर रामकुमार वर्मा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास करते हुए आपको, जिनका इतिहास है हिंदी साहित्य का आलोचना। इसके बाद भक्त कवियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दूसरा नाम श्याम सुंदर दास का। और ग्रियर्सन में वैसे बहुत सारे कई नाम हैं, जनार्दन मिश्र का है, नगेंद्रनाथ गुप्त का है, कुमार स्वामी का है, लेकिन उनमें आपको नहीं याद रखना, सिर्फ जॉर्ज ग्रियर्सन का ही नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पे भी डॉक्टर बच्चन सिंह ने बहुत काम किया। किसके ऊपर? विद्यापति के ऊपर। तो विद्यापति को वो भी जो है भक्त कवि नहीं मानते हजारी प्रसाद द्विवेदी वाली परंपरा में, बल्कि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही परंपरा में उनको एक प्रकार से श्रृंगारिक कवि ही मानते हैं, भक्त कवि उनको नहीं माना है। ठीक है, तो ये दो तीन नाम जरूर याद रखिएगा। कल भी बात करी थी, आज फिर बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से विद्यापति की जो रचनाएं हैं, ठीक है, रचनाएं तो उन्होंने काफ़ी लिखी हैं। कुछ रचनाएं तो ऐसी हैं जो उन्होंने संस्कृत में लिखी हैं। ठीक है, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो उनकी मैथिली में मिलेंगी, है ना, और कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो अभट्ट। और अभट्ट का मतलब क्या हुआ? अभट्ट का मतलब होगा आपका अपभ्रंश का ही एक प्रकार से रूप, अपभ्रंश से थोड़ा सा उससे हिंदी की तरफ आया हुआ रूप, तो इसे अभट्ट या अपभ्रंश के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, संस्कृत रचनाओं में तो बहुत सारी रचनाएं, जैसे शैव सर्वस्वसार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी है, भू परिक्रमा है ना। अगर कोई रचना याद रखनी हो तो एक ये रचना याद रख सकते हैं, भू परिक्रमा। भू परिक्रमा आप याद रख सकते हैं। ये किस भाषा की है? संस्कृत की भाषा है इसकी। और पुरुष परीक्षा है, विभागसार है, कई सारी लिखनावली भी एक रचना है। लेकिन आपको जो याद रखनी है वो रहेगी आपकी मुख्य रूप से पदावली। पदावली किस में लिखी है उन्होंने? ये मैथिली में लिखी है। और अभट्ट की दो रचनाएं हैं, वो भी आपको जरूर याद रखनी है ना। तो एक तो ये पदावली जरूर याद रखनी है, दूसरी आपको रखनी है कीर्ति लता, और एक और है रचना उनकी कीर्ति पताका। कीर्ति लता और कीर्ति पताका दो रचना है। ये रचना हमें आज तक मिली नहीं है, उपलब्ध नहीं है उनकी, इसे कोई खोज नहीं पाया है कहाँ है ये रचना। कीर्ति लता हमें मिल गई है, ठीक है, पदावली हमारे पास उपस्थित है, बाकी और रचनाएं भी हमारे पास हैं, लेकिन कीर्ति लता का उनका पता आज तक नहीं मिला है। लेकिन पता लगता है कि इन्होंने एक कीर्ति लता नाम से भी एक रचना करी थी। ठीक है, तो इनमें रचनाओं में आपको सबसे ज़्यादा तो मैथिली में, किस भाषा में है पदावली, तो ये आपको मैथिली में याद रखनी, मैथिली है पदावली की भाषा। और अभट्ट या अपभ्रंश के आसपास की जो भाषा है वो
कीर्ति लता और कीर्ति पताका दो रचनाएं हैं, ठीक है। कीर्ति पताका उपलब्ध ही नहीं है और कीर्ति लता हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बात आती है जब विद्यापति के बारे में, तो विद्यापति के बारे में एक बात बहुत विशेष रूप से आप याद रखिएगा, और वो है डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि जो विद्यापति की जो रचना है ना, और खासकर कौन सी, जो दो रचनाएं बात की हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये जो रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, इनके बारे में ये कहा जाता है, बच्चन सिंह ने ये कहा है कि ये जो इनकी रचना है कीर्ति लता, है ना, ये जो रचना है, ये तो जैसा कि इसमें नाम है कीर्ति, तो यही कीर्ति सिंह है जिनके बारे में इस रचना में लिखा गया है। और किसके, क्या कहा उन्होंने कि कीर्ति लता कीर्ति सिंह के प्रत्यर्थ में लिखी गई, है ना। तो क्या मतलब हुआ, ये कहते हैं कि ये जो रचना है इनके बारे में प्रीत्यर्थ के रूप में, अगर देखो इसको हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा प्रीत धन अर्थ, है ना, प्रीत धन अर्थ, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो रचना है इनकी प्रेम में, है ना, इनसे बहुत ज़्यादा, राजा से इनको बहुत ज़्यादा लगाव था, तो उसके संदर्भ में ये रचना प्रभावित हो गए उनके। अब ये प्रेम उस तरीके का प्रेम नहीं है ना, तो ये प्रत्यर्थ रूप में आप कह सकते हैं कि लिखी गई है। कीर्ति पताका हमें मिली ही नहीं, और पदावली जो लिखी गई उन्होंने, पदावली लिखी एक प्रकार से उन्होंने स्वांत सुखाय के लिए। स्वांत सुखाय के लिए मतलब इसका यह हुआ कि वो अपने ही सुख के लिए खुद को संतुष्टि दे सकें, इस कारण इन्होंने पदावली की रचना की है, ऐसा वो मानते भी हैं। और जो कीर्ति पताका वैसे हमें उपलब्ध तो मिलती नहीं है रचना इनकी ये, लेकिन ये भी कहा गया कि ये जो रचना लिखी उन्होंने कीर्ति शिव सिंह और लखमा देवी करके ये राजा रानी थे, उनसे प्रभावित होकर ये रचना लिखी थी, ठीक है। तो ये कुछ बात है। दूसरा ये है कि हमारे काम की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है ना, जिसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। टीजीटी और पीजीटी तक तो यहीं से आएगा, जो भी कुछ पूछा जाएगा वो आपको इसी रचना के अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, पदावली के बारे में। और पदावली के बारे में ही इसलिए बच्चन सिंह कहते हैं कि ठीक है, जैसे कीर्ति लता रचना है, अगर आप इस रचना को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि जो विद्यापति हैं परंपरा से, यानी जो सामाजिक रूप से और साहित्यिक परंपरा जो चली आ रही थी पहले से, उसी का निर्वाह करते हुए, उसी का समर्थन करते हुए कीर्ति लता लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? परंपरा से आती हुई सामाजिक जो रीति है, जो परंपरा है, साहित्यिक परंपरा है, उसका क्यों फॉलो करते हैं, क्यों उसका अनुसरण करते हैं? तो हमें पता चलता है कि इसकी भाषा देखेंगे तो आपको अभट्ट भाषा मिलेगी। अभट्ट से मतलब अपभ्रंश के आसपास की भाषा ही मिलेगी, है ना। उसी प्रकार की एक राजा की प्रशंसा, है ना, एक महाकाव्य जिस तरीके से लिखे जाते हैं, प्रबंध काव्य, उसी तरीके की रचना आपको दिखाई देगी कीर्ति लता। यानी कि जो साहित्यिक परंपरा है उसी का समर्थन आपको इस रचना में दिखाई देगा। लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं कि जब वो पदावली लिखते हैं ना, तो वो साहित्यिक
परंपराओं को तोड़ देते हैं इसमें, है ना। कैसे कि एक तो ये लोक की भाषा का प्रयोग करते हैं इसमें, जन सामान्य की भाषा है उस वक्त में। मैथिली किसकी भाषा है? तो मैथिली तो आम आदमी की भाषा है उस वक्त में, जिस वक्त में ये रचना लिखी जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि पदावली में तो वो जो बनी बनाई मान्यताएं हैं, साहित्यिक मान्यताएं, उनका भी एक प्रकार से खंडन कर देंगे, तोड़ देंगे उनको। बल्कि एक प्रकार से और कई सारे खंडन, कई सारे रूप आपको दिखाई देंगे पदावली। जब पदावली आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें भगवान कृष्ण के बारे में और राधा के बारे में जिस तरीके का उनका श्रृंगारिक वर्णन किया है, सामान्यतः ऐसा वर्णन देवी देवताओं के बारे में आसानी से और रचनाओं में नहीं मिलेगा कभी आपको, है ना। लोक के बड़े नज़दीक चले गए हैं ये। जैसे लोक में कोई प्रेमी प्रेमिका हो, मान लो सामान्य से कोई प्रेमी प्रेमिका हो, उस तरीके का वर्णन आपको यहाँ दिखाई देगा, है ना। जबकि वो पदावली में क्या कहते हैं? पदावली में तो वो कहते हैं कि देसिल बैना सब जन मिठा, सॉरी कीर्ति लता वाली भाषा को विद्यापति ने कहा था ना कि देसिल बैना सब जन मिठा। क्या मतलब है कि जो देसिल बैना है, यानी जो देसी बोली है या देसी भाषा है, जो अपनी लोक की भाषा है, वो सभी से मीठी है ना। सब जन मिठा, सारी भाषाओं से मीठी है। ते तैसन जंपो अवठा, कि इसीलिए मैं किसका जाप करता हूँ? अवठ भाषा का जाप करता हूँ, जो लोक के बहुत नज़दीक है। अपभ्रंश का मैं भाषा का ज़्यादा प्रयोग नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता? क्योंकि सबसे मीठी भाषा तो जो है वो देसिल बैना है, लोक की बोली है, जो सबसे मीठी बोली होती है। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवट्ठा, कि मैं इसीलिए अवठ भाषा का जाप करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो सबसे अच्छी है और सबसे ज़्यादा मीठी भी लगती है मुझे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि साहित्यिक भाषा का एक प्रकार से देखेंगे तो यहाँ अपनी ही रचनाओं में वो उस साहित्यिक परंपरा का विध्वंस भी करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसीलिए ये भी माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति को कहाँ रखा है? जब वो लिख रहे थे अपना आदिकाल, जैसे वीर गाथा काल कह रहे थे, विद्यापति को कहाँ लग दिया था? फुटकल कवियों में। एक खाता बना देते हैं वो अलग से फुटकल कवियों का, तो फुटकल कवियों में उनको रख दिया है विद्यापति को। जबकि बाद के विद्वानों ने महसूस किया कि विद्यापति तो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, है ना। इसीलिए आप उनको इस तरीके से कहीं अलग नहीं रख सकते, बल्कि आपको इनको आदिकाल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना पड़ेगा। और इसी कारण हम देखते हैं कि लौकिक साहित्य की जब बात आती है तो उसमें विद्यापति का नाम बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमें दिखाई देगा, है ना। जैसे हमने अमीर खुसरो की बात करी, है ना, जैसे हमने ढोला मारू रादुहा की बात करी, वैसे ही हमको विद्यापति के बारे में भी बात करनी पड़ती है। क्योंकि ये लोक में लौकिक साहित्य की जो परंपरा है या जो जनमानस के बहुत नज़दीक साहित्य था, उसमें आपको बहुत ही प्रभावी रूप से दिखाई देंगे। और एक चीज़ इनके बारे में ये भी रही कि डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, और ये शुक्ल का ही समर्थन है एक प्रकार से, कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खुजराहो के मंदिरों को
आध्यात्मिक कहना है। क्या कह रहे हैं, अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो कह रहे हैं कि, और ये क्यों कहा उन्होंने ऐसा, अगर मैं पहले शुक्ल की बात अगर आपको बता दूं, शुक्ल क्या कहते हैं कि आध्यात्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है, जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आप उनका, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों को गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, है ना, कि अब अध्यात्म लोगों को इतनी हर चीज में दिखाई देने लगा है, ये चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं आजकल कि इनको चढ़ाकर जैसे लोगों को गीत गोविंद के पदों में, है ना। अब जयदेव, हमने जो बात करी थी ना जयदेव की, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है विद्यापति को, क्यों कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने की थी। और इसके बारे में भी ये कहा गया था कि ये जो रचना है इसमें आधार बेशक भगवान राम और भगवान कृष्ण और राधा को आधार बनाया है, कृष्ण और राधा को ही आधार बनाया है, लेकिन उसे ईश्वरीय दृष्टि से ना देख के अगर किसी प्रेमी प्रेमिका की दृष्टि से देखें तो ज़्यादा सही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भक्ति कम बल्कि उनके प्रेम के बारे में, उनके श्रृंगार का वर्णन आपको ज़्यादा मिलेगा। जब संस्कृत का आप मूल ग्रंथ पढ़ेंगे गीत गोविंद जयदेव का, अभिनव जयदेव का, तो वहाँ पर आपको आध्यात्मिकता की बात नहीं दिखाई देती। तो वो कहते हैं कि जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद में भी आध्यात्मिक संकेत बताए हैं, वैसे ही क्या करते हैं, वो विद्यापति के इन पदों में भी आध्यात्मिकता ढूंढते हैं। और आध्यात्मिकता का मतलब क्या हुआ, यानी ईश्वर की बातें, भक्ति की बातें, अध्यात्म की बातें, धर्म की बातें ढूंढ रहे हैं, जबकि इसमें ना धर्म है, ना अध्यात्म है, ना ईश्वर के है। किसके अनुसार, शुक्ल के अनुसार, क्योंकि ये श्रृंगारिक हैं। श्रृंगार मतलब प्रेम की बातें हैं, श्रृंगार और मिलन और वियोग की बातें हैं। इसी का समर्थन करते हुए डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति की जो कविता है उसका स्थापत्य यानी उसका मूल क्या है। स्थापत्य कहते हैं ना बिल्डिंग को बनाना, जैसे पुरानी बिल्डिंगें मिलती है ना हमें, स्थापत्य कला जिसको कहते हैं, पुरानी जो इमारत होती हैं, पुरानी जो बिल्डिंगें होती हैं, उनको हम स्थापत्य कला ही कहते हैं। तो कहते हैं कि इनका स्थापत्य यानी इनका मूल क्या है, श्रृंगार है, श्रृंगारिक ही है। श्रृंगारी जो है इनका श्रृंगारिक है, यानी इनका कविता का मूल उद्देश्य तो श्रृंगार है। उसे आध्यात्मिक कहना मानो कैसा है, खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। अब आपने सुना होगा खजुराहों के मंदिरों के बारे में, मध्य प्रदेश में जो पाए जाते हैं खजुराहों के मंदिर, तो जिसमें बहुत सारे आपको उस तरीके के चित्र मिलते हैं जो काम कला के नज़दीक हैं, है ना। तो उनको कह रहे हैं कि आप खजुराहों के मंदिरों में भी आध्यात्मिक ढूंढ रहे हैं, तो आपको विद्यापति के यहाँ भी ऐसे ही अध्यात्म ढूंढ रहे होगे, वरना जैसे खजुराहों में सिर्फ श्रृंगार और काम की बात है मुख्य रूप से, तो वहाँ तो काम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो वैसे ही विद्यापति के यहाँ भी श्रृंगार आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इसे अलग तरीके से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये एक ही तरीके की चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी। तो इस तरीके से विद्यापति के बारे में ये कई सारे मत लोगों के रहे। किसी ने इनको भक्त कवि कहा, किसी ने इनको श्रृंगारिक कवि कहा। और श्रृंगारिक कवियों में ये दो कथन बहुत महत्वपूर्ण है, एक डॉक्टर बच्चन सिंह का
ये भी श्रृंगारिक मानते हैं। और ये किसका समर्थन किया एक प्रकार से, तो देखेंगे आप कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि शुक्ल पहले लिख चुके हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। एक चीज़ और कि जो पदावली में जो छंद है, जो कविता प्रयोग की गई है, तो आपने निराला का नाम सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावादी कवि। उन्होंने भी एक बात कही कि जो नागिन की लहर कहा, नागिन की लहर किसको, विद्यापति पदावली की रचना को, कि ऐसे मानो जैसे नागिन की लहर हो। इतनी प्यारी कविता है ये, इस तरीके की लहर लहर के लेके चलती है। तो इस तरीके की बात करते हुए आपको निराला भी आपको उस समय में दिखाई देंगे, ठीक है। और वैसे उतना तो नहीं पूछेगा विस्तार से, लेकिन हाँ एक दो बार पीजीटी के एग्ज़ाम में जो पूछा है कीर्ति लता के बारे में, वो थोड़ी सी और आपको बता देते हैं जानकारी। ये जो कीर्ति लता है ना, कीर्ति लता जो रचना है, ये तिरहुत के शासक थे। एक तिरहुत के शासक हैं कौन, कीर्ति सिंह। तो उन्हीं के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, क्योंकि ये एक प्रकार से देखेंगे तो आश्रय में लिखी गई थी, आश्रयदाता उनके आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में लिखी गई है, तो उनकी वीरता का वर्णन आपको मिलेगा किसमें, कीर्ति लता में। कहाँ के, तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह के बारे में, कि वो बहुत वीर थे, बहुत ज़्यादा उदार थे, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रशंसा के रूप में आपको ये मिलेगी। एक बार पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि बताइए कीर्ति लता रचना में कौन से शहर के बारे में वर्णन मिलता है, किस शहर के बारे में बताया गया है ना, जो आज वर्तमान में जो शहर है कोई, उसके बारे में कीर्ति लता में एक उसकी जो है एक प्रकार से पंक्तियाँ मिलती हैं उसकी प्रशंसा में, कि वो कौन सा शहर है, तो वो है आपका जौनपुर। जौनपुर के बारे में थोड़ी सी व्याख्या आपको इस कीर्ति लता रचना में जरूर दिखाई देगी। एक बात आपको याद हो तो, हमने पृथ्वीराज रासो की बात करी थी, है ना, और उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि इस रचना में पृथ्वीराज रासो में सुख सुखी संवाद है ना, ये बात याद है ना, सुख सुखी संवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, सुख सुखी मतलब तोता मैना का संवाद है। ऐसे ही ये कहा गया, और ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो कीर्ति लता रचना है ना, ये भी एक संवाद में है। और वो कौन सा संवाद है, तो उसे कहा गया कि ये जो है आपका भृंगी संवाद। और भृंगी संवाद का मतलब क्या हुआ, जैसे आप भंवरा कहते हैं ना, भंवरा और भंवरी, तो भंवरा जो होता है फूलों के ऊपर जो मंडराता है उसको ही भृंग कहा जाता है। तो ये जो है भृंगी संवाद में लिखी गई रचना है। और ये भी कौन कहते हैं, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कहते हैं कि ये कीर्ति लता भृंगी संवाद में लिखी गई है, ठीक है। और कीर्ति पता का, जैसा कि आपको पता ही अभी मैं बता चुका हूँ, कीर्ति पता का हमें उपलब्ध नहीं होती, मिलती नहीं है। कैसे आप याद रख सकते हैं इसको, पताका किसे कहते हैं, पतंग को। और पतंग की कट गई डोर, अब पतंग चली गई आसमान में, आज तक हमें नहीं मिली। तो इतना याद रख सकते हैं आपको। अगर ये कभी आ जाए कि कौन सी रचना उपलब्ध नहीं है, तो पतंग से आप याद रख सकते हैं कि पताका कटने के बाद कभी वापस घर नहीं लौटी अभी तक, तो ठीक है। तो आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ये जो रचना है ये शिव सिंह राजा हैं, उनकी वीरता और उदारता की बात करेगी, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और विद्यापति ने जो भगवान किसके पास ज़्यादा जाएंगे, वो भगवान शिव की आराधना करते हुए आपको बहुत दिखाएंगे। लेकिन बेशक पदावली में भगवान कृष्ण के और राधा का प्रेम मिलेगा आपको, उनके वारणा पदावली में याद रखिएगा। और इसीलिए अगर ये भी आ जाए ना कि बताइए आदिकाल में कृष्ण परंपरा का कवि कौन था, है ना, कृष्ण परंपरा का कवि कौन है, तो किसको मानेंगे आप आदिकाल में कृष्ण परंपरा का कवि, तो आप बताएंगे विद्यापति को। किसके कारण, पदावली रचना के कारण, है ना। लेकिन भगवान शिव की स्तुति भी इन्होंने जो है बहुत की है, नाचरी कहा है उनको। जब भी भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उन पदों को ये नाचरी कहते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये तो खैर ज़्यादा
विस्तार एक प्रकार से आप कह सकते हैं, और ये नेट वालों के लिए ही थोड़ा सा हो सकता है। और जो कीर्तिलता रचना है, ये तो कीर्ति पता है, कीर्तिलता का रचना है वो, उसके कुल 4 अध्याय आपको उसमें दिखाई देंगे। और याद रखिए कीर्तिलता हमें उपलब्ध है, हमें मिलती है। और राजा कीर्ति सिंह के बारे में, तिरहुत के शासक हैं उनके बारे में, तो ये 4 अध्याय हैं। और अध्यायों को इसमें क्या कहा गया? पल्लव। और पल्लव एक रचना भी है, याद करिए किसकी? छायावाद में सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जैसे मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पल्लव किस रूप में प्रयोग हुआ? अध्यायों के रूप में, कि एक अध्याय, जैसे हम कहते हैं ना पहला चैप्टर, तो वहाँ का कीर्तिलता में कहा गया पहला पल्लव, दूसरा पल्लव, तीसरा, ऐसे करके। तो पल्लव जो है अध्याय के लिए प्रयोग किया गया है। पल्लव मतलब क्या होता है? जो हमारे नए नए कोमल पत्ते निकलते हैं उनको पल्लव कहते हैं, है ना। तो आप इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है कीर्तिलता में 4 अध्याय हैं जिनको पल्लव कहा गया है। और पल्लव छायावाद की रचना भी है, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है छायावाद में। अब हम आते हैं एक और लौकिक कवि के ऊपर, और वो हैं आपके अब्दुल रहमान। ठीक है, कौन सी रचना है अब्दुल रहमान की? संदेश रासक, बहुत अच्छी रचना है। आपको अपभ्रंश का भी नाम मिलेगा, किसका? अब्दुल रहमान को, क्योंकि हजारी प्रसाद देदी ने माना ना कि ये नाम कोई अब्दुल रहमान नाम का कवि है। कुछ विद्वान वैसे इससे सहमत नहीं होते, और ख़ासकर जब आप डॉक्टर बच्चन सिंह को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि अब देखो वो जो नाम है ना, पहले आप उस नाम को देख लें, बाद में बताएंगे कहानी। अपभ्रंश में ये जो नाम हमें मिलता है अब्दुल रहमान का, ये मिलता है अद्धमान, है ना, ये नाम मिलेगा। अगर कभी आ जाए ना संदेश रासक कौन की रचना है, अगर वहाँ अद्धमान भी लिखा जाए तो अब्दुल रहमान को ही अद्धमान कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि ये अपभ्रंश का नाम है, हिंदी में ये अब्दुल रहमान बनेगा, अद्धमान का। ठीक है, लेकिन बच्चन सिंह वो खैर बहुत डिटेल की बात है, अगर आप कभी बच्चन सिंह को पढ़ेंगे तो वो इस बात से थोड़ा सा इत्तफाक रखते हैं कि ये अब्दुल रहमान नाम नहीं है, वो कुछ और नाम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि उसे स्वीकार नहीं किया विद्वानों ने, उनकी बात को इतना महत्व नहीं दिया गया, और यही माना सबने कि नहीं, हजारी प्रसाद देवी जो अद्धमान का मतलब अब्दुल रहमान निकालने हैं, यही सही अर्थ है, और यही अब्दुल रहमान ही कोई कवि था जिसने संदेश रासक नाम की एक रचना लिखी है। तो देखेंगे ये रासक भी रचना है ना। लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या है? ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है ना। रासक होते हुए भी आपको ये जैन धर्म की तरफ, रास होते हुए भी या रासक होते हुए भी आपको ये जैन धर्म की तरफ नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये लोक का साहित्य, लौकिक साहित्य, एक सामान्य कथा आपको इस रचना में दिखाई देगी। माना गया कब की रचना है ये? तो ये कहा गया कि 12वीं सदी का अंतिम या 13वीं सदी का 13वीं सदी का प्रारंभ। तो 12वीं सदी का अंत मतलब क्या हो गया? अगर हम मान लें 12वीं सदी तो 1150 के बाद, है ना 12वीं सदी, और 13वीं सदी से पहले का मतलब हुआ यानी 1250 से पहले पहले। तो इसके बीच की कहीं, इस समय के बीच की कहीं रचना है ये, 12वीं सदी के उत्तरार्ध का या 13वीं सदी का पूर्वार्ध का भाग इसमें माना गया कि ये इस समय की रचना है। और सभी विद्वानों ने इसे स्वीकार किया कि हाँ, ये लगभग एक, मतलब आप सही रूप से 1200 ईस्वी के आसपास कह सकते हैं ना, 1200 के आसपास, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम बीच में बैठेगा ना। तो ये माना कि ये यहाँ के आसपास की कहीं रचना है, स्पष्ट रूप से कोई सन संख्या नहीं प्राप्त होती। यही माना गया कि 12वीं सदी का उत्तरार्ध है और 13वीं सदी का पूर्वार्ध है, तो वहाँ कहीं ये रचना उस समय की है। क्या इस रचना में? बहुत महत्वपूर्ण रचना है, सिलेबस में लगी रहती है, अक्सर पढ़ाई जाती है, एमए में हम लोगों ने पढ़ी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। संदेश रासक आदि काल में अपभ्रंश की रचना है, अच्छी रचना है, लोक साहित्य की, लोक के नज़दीक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। देखो ये इसकी जो कथा है, यानी इसका कथानक अगर आप देखें, इसकी जो कथा है या कथानक है, वो एक जगह बताई गई है, और वो है विक्रमपुर, है ना। ये कोई इस जगह का नाम आया है कि ये कोई विक्रमपुर, कोई शहर है, कोई कस्बा है, कोई राज्य है, जो भी है, ये विक्रमपुर शब्द आया है। ठीक है, इस विक्रमपुर में
क्या होता है कि एक पति पत्नी है, तो पति क्या है, पति चला गया है व्यापार करने के लिए बाहर, विक्रमपुर से बाहर, और इसकी जो पत्नी है ये अपने जो है गांव में है, विक्रमपुर में है, गांव से शहर मतलब जो भी है वहाँ है ये, और ये अपने पति को बहुत ज़्यादा याद करती है कि वो व्यापार करने चला गया और अभी तक नहीं लौटा है, तो इसे कहा गया है वियोगनी, क्योंकि ये वियोग में है, उसके व्याकुल है, तो प्रयोग किया गया है विक्रमपुर की वियोगनी। तो ये जो विक्रमपुर की वियोगनी है ना, इसी का वियोग आपको इस पूरी रचना में दिखाई देगा। ये अपने पति के वापस आने के इंतजार में, और कह रहे कि क्या संदेश भिजवाएगी कि अब उस पथिक से, उस मार्ग से कोई भी जाता हुआ दिखाई देता है तो उसके पास जाके वो कहती है कि तुम ये वाला संदेश, मेरा ये खत, मेरा ये संदेश मेरे पति के पास तक पहुंचा दीजिए, है ना, कि मैं उनके बिना यहाँ पर कैसे अपना जीवन यापन कर रही हूँ, कैसे मुझे उनकी याद आती है। वो सारी कहानी फिर आप जब वो पूरी रचना पढ़ेंगे तो आपको पूरा उसका क्रम लगेगा। तो इस तरीके से वो हर पथिक को, मार्ग पे जाने वाले किसी भी पथिक को संदेश देती है अब कि मेरे पति से जाके ये कह दीजिएगा। तो कवि ने इसका प्रयोग किया है विक्रमपुर की वियोगनी, है ना। तो इतना एक बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए संदेश रासक की नायिका कौन है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा विक्रमपुर की वियोगनी, यही मिलेगा, ठीक है। इसे आपको याद रखने का कि ये जो है संदेश रासक की नायिका है, जो अपने पति की याद में पथिक से संदेश भिजवा रही है कि अगर वो तुम्हें मिले तो ऐसे मेरे बारे में। अब फिर वो पूरी कहानी बताएगी कि कैसे उसके महीने गुजर रहे हैं, कैसे है ना, कैसे मौसम उसको परेशान कर रहा है ना, सर्दी का ऋतु है तो फिर भी उसको दुख होता है बहुत ज़्यादा, उसके शरीर में जैसे आग लग रही है, मतलब बहुत सारी पूरी व्याख्या है। आप उसको पढ़ेंगे तो पूरा वो विक्रमपुर की वियोगनी अपने बारे में, अपनी व्यथा के बारे में, अपने दुख के बारे में पथिक को बताती है कि और मेरे पति तक जाके ये संदेश पहुंचा दीजिएगा। है क्या ये, तो ये खंड काव्य है, ठीक है, ये गद्य काव्य नहीं है, ये खंड काव्य रचना है, और लगभग इसमें 223 छंद हमको प्राप्त होते हैं, है ना। और ये कहा गया इसका मुख्य छंद कौन सा है, तो ये रासक छंद में ही रचना लिखी गई है। मुख्य छंद रासक ही है, जो संदेश रासक के अंत में लगा है, यही इसका मुख्य छंद है, संदेश रासक, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि कीर्तिलता के अध्यायों को क्या कहा गया था, तो पल्लव कहा गया। ऐसे ही इसमें संदेश रासक में 3 अध्याय हैं, है ना, सिर्फ 3 अध्याय हैं। तो उन 3 अध्यायों को अध्याय ना कहकर उन जो सर्ग हैं 3, उनको क्या कहा गया, प्रक्रम, है ना, प्रक्रम कहा गया है उनके लिए, ठीक है। तो एक बार ये भी पूछा है कि बताइए किस रचना में सर्गों को प्रक्रम कहा गया है, लेकिन ये नेट के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है। अब देखिए इस कहानी से आपको इतना तो पता चला होगा कि इसकी जब ये कविता किस प्रकार की कविता है, तो ये वियोग की कविता है। वियोग मतलब अलग होने का भाव, दुखी है, तो फिर रस कौन सा होना चाहिए, तो आप ये कहेंगे कि ये वियोग श्रृंगार ना, वियोग श्रृंगार की प्रधानता आपको इसमें दिखाई देगी, ठीक है। यही रस आपको, दुख ही है वो नायिका, पूरी रचना में आपको उसका दुख दिखाई देता रहेगा। अंत में क्या होता है कि उसका पति, जो उसका पति है वो आता हुआ दिखाई देता है दूर से, मोड़ से, और तो वो उसको देख के खुश हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कोई भी आगे की बात नहीं पता चलती, वहीं दूर से ही उसकी झलक दिखाई देती है और वहाँ से वो खुश हो जाती है उसको देख के कि वो आ रहा है। बस वहीं पे रचना समाप्त हो जाती है। लेकिन उससे पहले पूरी कहानी जो है, यानी एक प्रकार से देखेंगे संयोग का लास्ट में एक झलक है, लेकिन वहाँ पे संयोग नहीं है, बस थोड़ी सी खुशी है, कह सकते हैं कि हैप्पी एंडिंग है, लेकिन पूरी रचना में चलता तो वियोगी है। तो इसीलिए ये जो वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत मायने उनके लिए ये रचना बहुत मायने रखती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए इसको बहुत उन्होंने विशद व्याख्या की है इसके बारे में। इसीलिए वो अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि भी कहते हैं। अगर कभी आ जाए कि बताइए हिंदी का पहला कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है, तो जैसे अभी बच्चन सिंह के बारे में बात की, तो डॉक्टर बच्चन सिंह किसको मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह तो मानते हैं ना विद्यापति को। जैसे
राहुल साकृतानंद जी ने किसको माना था? सरहपाद को माना था। जैसे शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने माना, जैसे मुंज कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं पहला कवि, है ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानने का जो प्रयास किया है वो आप किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना, कि ये हिंदी के पहले कवि हैं। और ये भी कहा कि जो श्रृंगारिक काव्य की परंपरा हिंदी में कहीं से शुरू होती है तो वो संदेश रासक से ही मानी सही रूप में, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद ने कहा कि हिंदी में जो श्रृंगारिक काव्य परंपरा का अगर कोई सही रूप आरंभ कहीं से दिखाई देता है वो तो हमें संदेश रासक से ही दिखाई देता है। यही ऐसी है जो श्रृंगारिक काव्य की बहुत ऊंची और बहुत अच्छी रचना ये आपको दिखाई देगी। ठीक है। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हैं, आपको याद है ढोला मारू राधुहा की जब रचना हम पढ़ रहे थे तो हमने ये बात करी थी कि वहाँ की जो नायिका है, कौन सी नायिका, जो सहनायिका है, यानी जो ढोला की पत्नी थी, क्योंकि वो बाद में मारवाड़ी को लेने चला जाएगा। तो ये तो प्रेम का थी जो बचपन में शादी हो गई थी। जो उसकी पत्नी थी मालवड़ी, इसका वियोग, है ना, 12 मासा वियोग जो करती है, तो इसकी तुलना हमने किससे की थी? हमने बताया था ना कि पद्मावत जब देखेंगे आप तो पद्मावत में रतन सेन की जो पत्नी है पद्मावती, तो उसकी प्रेमिका है एक प्रकार से देखा जाए तो, बाद में उसको जाके, लेकिन पहली पत्नी तो नागमती है। तो नागमती का जो वियोग है वो मालवाणी के वियोग से लगभग उसकी तुलना की गई थी। ऐसा ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। और ये तो किसने की थी तुलना? ये तो शुक्ल ने की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी तुलना, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही तो तुलना कर रहे थे ढोला मारू राधुहा की, किससे? पद्मावत से। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या तुलना की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि जो संदेश रासक रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विरह काव्य है। पहले तो वही कहते हैं कि विरह काव्य ये बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विरह काव्य है। और वो कहते हैं कि जैसे एक और ढोला मारू राधुहा की जो मारवाड़ी है ना, जो इसकी पत्नी है ढोरा की, है ना, ढोला की, तो वो जो मारवाड़ी है उसका जो वियोग है वैसा ही वियोग आपको पद्मावत में दिखाई देता है। किसका? नागमती का। वैसा ही वियोग आप देखें तो संदेश रासक की जो वियोगनी है अपने पति की याद में, आपको उसके वियोग में उसे याद करते हुए उसी तरीके का दुख अपना बयान करती हुई आपको ये भी दिखाई देगी। ठीक है। तो इतना तो याद रखेंगे ही आप। संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पृथ्वीराज रासों से तो इसका प्रकृति बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो तो वीर रस की रचना है, ये श्रृंगार रस की रचना है ना। और लेकिन संदेश रासक में जो है आपको मिलन नहीं होगा, मिलन का ये स्वरूप जरूर दिखाई देगा कि उसका जो पति है वो आ रहा है, मार्ग पे दिखाई देता है, लेकिन उससे मिलने के बाद क्या बात है, इस तरीके का कोई भी वर्ण आपको उस रचना में नहीं दिखाई देगा। बस आता हुआ दिखाई देता और वहीं पे कविता जो है, जो रचना है वो समाप्त हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि संदेश रासक विरह का काव्य है। उन सारी चीज़ों को उस तरीके से आपको दिखाई देंगे ये रचना। ठीक है। और जब ये रचना पढ़ेंगे आप, दोनों तीनों रचनाओं को, चाहे ढोला मारू राधुहा पढ़ें, चाहे पद्मावत पढ़ें, चाहे संदेश रासक पढ़ें, तो आपको वही हृदय की जो मार्मिक वेदना है वो दिखाई देती है। घर के बाहर का वातावरण कैसा है वो सब आपको दिखाई देगा, है ना। और संदेश रासक में तो उसका घर कैसा है इसकी भी वेदना आपको दिखाई देगी, उसके मन में किस तरीके के दुख चल रहे हैं ये भी आपको दिखाई देगा, है ना। नए नए प्रकार के रोमांस और नई नई तरीके की चीज़ें प्रयोग की गई हैं। और वो कहते भी हैं, अगर आप एक, मुझे वो जो उनका छंद याद आ रहा है संदेश रासक का, उसमें अब्दुल रहमान ने ये कहा है कि अगर मानो कि मैं कभी नहीं हूँ इतना, है ना, तो अगर कोयल बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा बोलती है, तो क्या कोया हम जैसे कौआ जो हैं वो काँव काँव भी नहीं कर सकते? यानी अगर हमारी कविता उस लेवल की नहीं है तो भाई जरूरी है कि सब कोयल जैसा ही बोला, हम तो काँव काँव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के वो आपको उदाहरण देते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारी चीज़ें आप जब ये रचना पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि ये कैसे जो संदेश रासक जो है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं साहित्यिक, उनको नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है ना। साहित्यिक परंपराओं को एक प्रकार से निखार के हमारे सामने लेके आता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो विचार है संदेश रासक के ऊपर में आपको जरूर पढ़ना
चाहिए। आदिकाल जब उनका पढ़ेंगे आप, तो वहाँ आपको इनके बारे में बहुत विस्तार से बातचीत मिलेगी। ठीक है, बात यह है, और भी कई सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, सिलेबस में लगा रहता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया गया, एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया, इसलिए बहुत अच्छी रचना है। अक्सर एग्ज़ामों में प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। इसके बाद अगर एक और रचना आप लौकिक साहित्य की देखेंगे तो ये है, देखिए इस रचना के बारे में ये है कि आपको ये रचना थोड़ी याद रखनी है। प्राकृत पेंगलम, ठीक है, ये रचना है प्राकृत पेंगलम। इसका कोई एक कवि नहीं माना गया है ना, इसमें कई सारे कवि, जैसे बब्बल, जज्जल या सारंगधर, विद्याधर, ये माना गया कि ये कई सारे कवियों की इसमें पद संग्रहित हैं, यानी ये किसी एक कवि की रचना नहीं है, बल्कि ये कई सारे कवियों की रचना है। ठीक है, और ये जो रचना है प्राकृत पेंगलम, इसी को अगर याद हो, जब हम हम्मीर रासो के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो हम्मीर रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से उसकी कल्पना की थी? हम्मीर रासो की, हम्मीर रासो की कल्पना इसी रचना के आधार पर की थी। क्यों की थी? क्योंकि प्राकृत पेंगलम में 8 पद हमें मिलते हैं, 8 छंद मिलते हैं हमें, तो यही माना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी आधार पर कि हम्मीर रासो जो है कोई रचना थी जिसके बारे में हमें प्राकृत पेंगलम से पता चलता है। ठीक है, प्राकृत पेंगलम जब उस समय की रचना देखेंगे आप, जिस समय में ये रचना लिखी गई है, और लिखी गई कब गई है, तो ये माना गया कि ये 14वीं सदी के अंत में इसका संकलन किया था, और वो विद्वान थे जिसने इसको एक जगह इकट्ठा किया था, लक्ष्मीधर। ठीक है, तो इन्होंने इसका संकलन किया था। तो ये कौन है? संकलन करता है। लेकिन कब तक इसकी है, आपको इन लोगों की कविता इसमें दिखाई देगी। तो ये 14वीं सदी के आसपास की रचना है। तो ये माना गया कि ये जो रचना है प्राकृत पेंगलम, ये अपने समय की जितने भी वर्ग हैं, है ना, जो समाज थे उस वक्त के अलग अलग वर्गों में, तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समाज में अलग अलग वर्गों की, ये बात बड़ी अच्छी तरीके से आपको ये रचना बताएगी अपने समय के बारे में, है ना, उस समय के बारे में कि उनकी कैसी आर्थिक स्थिति थी। इस चीज़ की जानकारी ये रचना बहुत अच्छे तरीके से आपको देती है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह इसको 11वीं सदी के आसपास की रचना, 14वीं सदी के आसपास की रचना मानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि लक्ष्मीधर जो है इसके संकलन करता है। ठीक है, कवि कौन कौन है इसमें? बब्बल है, जज्जल है, सारंगधर है ना, विद्याधर है। इन सारे कवियों की रचना आपको रखनी है याद। भाषा की बात करेंगे, क्योंकि ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम, तो जब ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे तो इसकी भाषा भी कैसी चली जाएगी? आपको जो लोक की भाषा है उसी के आसपास चली जाएगी, यानी लौकिक भाषा के रूप में ही इसके कई सारी चीज़ें दिखाई देंगे। तो लौकिक भाषा आपको उस समय कौन सी दिखाई देगी? ब्रज भाषा का प्रभाव इस रचना में दिखाई देगा। इस रचना में खड़ी बोली का भी प्रभाव है। ठीक है, इस रचना में अवधि का भी प्रभाव है, क्योंकि कई सारे कवियों की रचना है ना, इसमें 4 कवि हैं, इसमें जो आपको मैथिली का भी प्रभाव दिखाई देगा। तो ये सब भाषा उस वक्त क्या है? ये लौकिक भाषा है, लोक की भाषा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधि, मैथिली, इन सब का मिश्रण आपको इन रचनाओं में दिखाई देगा। ज़्यादातर केंद्र क्या रहा है? कवियों की कहने की कोशिश क्या रही है इस रचना में? तो कवियों ने बस यही कहा गया है ज़्यादातर कि देखिए सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं आप, है ना, सुखी एवं संपन्न जीवन अगर आपको जीना है तो उसके लिए आप क्या करें, दुख से दूर रहना है। तो इसी को आधार बनाकर सुखी एवं संपन्न जीवन, यही केंद्र है इस रचना का। इसी पे आपको ज़्यादातर चर्चा करते हुए आपको दिखाई देगी। और यह रचना भी पृथ्वीराज रासो को यहाँ से भी अर्थ प्रमाणिक रचना माना गया, क्योंकि प्राकृत पेंगलम में पृथ्वीराज रासो के बारे में भी कहा गया है कि पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसकी भी चर्चा आपको इस रचना में मिल जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक भाषा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये माना गया।
और राहुल साकृतानंद ने ये कहा कि ये जो प्राकृत पेंगुलम जो रचना है ना, अगर हमें पुरानी हिंदी या अपभ्रंश का कहीं रूप देखना है तो आप यहाँ से कुछ नमूने प्राप्त कर सकते हैं ना। पुरानी हिंदी का अगर कोई रूप देखना है तो पुरानी हिंदी का रूप यहाँ पे राहुल साकृतानंद के अनुसार इस रचना में दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, जो चीज़ हमने बताई है बस उतनी ही हो जाएगी तो बहुत महत्वपूर्ण है। पीजीटी टीजीटी के लिए तो बहुत एक्स्ट्रा है, प्राकृत पेंगुलम इतना याद रखेंगे तो भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बब्बल, जज्जल और सारंगधर, विद्याधर जैसे कवियों की रचना इसमें शामिल है। तो आ सकता है ज़्यादातर क्या आएगा कि प्राकृत पेंगुलम लक्ष्मीधर के साथ आ सकती है कि बताइए लक्ष्मीधर ने किसका संकलन किया, तो प्राकृत पेंगुलम का। या फिर ये पूछा जा सकता है कि सारंगधर की रचनाएं जो हैं, कविताएं किस ग्रंथ में शामिल संकलित हैं, तो आप बता सकते हैं कि लक्ष्मी सारंगधर की जो कविता है वो प्राकृत पेंगुलम में समाहित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका लौकिक साहित्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इतना ही बहुत है।